इस पीरियड में हम लोग ने तकरीबन 35,000 ट्रांसप्लांट कर दिए इन सेंटरों में, और उसमें से दो प्रकार के ट्रांसप्लांट है, ऑटोलॉगस और एलोजेनिक। और उसमें एलोजेनिक है जहाँ डोनर माँ बाप भाई बहन बच्चे या कोई थर्ड पार्टी, लेकिन उन सबका टिश्यू मैचिंग होना चाहिए, यानी कि HLA मैचिंग होना चाहिए, उसको हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। और वो भी दो प्रकार के हैं, फुल मैच और हाफ मैच। और हाफ मैच तो ऑलवेज मिलता ही मिलता है, क्योंकि एक का बच्चे का या पेशेंट का जो HLA है 50% मदर से आता है और 50% फादर से है। तो 50% मैच को हम लोग हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। वो तो ऑलवेज मिलता ही है बाय एंड लार्ज एक पेरेंट, तो वो एक नई चीज़ है। वो हम लोग इस वेस्ट इंडिया में हमारा एक्चुअली अमंग द हाईएस्ट नंबर है और हमारे रिजल्ट्स उसके बहुत अच्छे हैं। हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट फुल मैच मिलने का चांस भाई बहनों में 25% चांस है, यानी कि आपको बड़ा दिक्कत है भाई बहनों में मैच करके फुल मैच मिलना। तो बाकी 75% का क्या होगा, उनको भी तो बीमारियां हो रही है ना। तो उसमें ये हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट जो अभी काफ़ी उसमें एक्सपीरियंस हो गया हम लोग को, उसके रिजल्ट्स 90s में और अर्ली 2000 में अच्छा नहीं था, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते थे। आज के तारीख में उसके रिजल्ट्स उतने ही अच्छे हैं जितना मैच भाई बहनों का जो मैच सिबलिंग ट्रांसप्लांट बोलते हैं, उसके तकरीबन उतना ही अच्छा रिजल्ट है उसका, आउटकम जिसको बोलते हैं। और कॉम्प्लिकेशन रेट भी बहुत ही कम हो गया, जो 40-50% था आज के तारीख में हम 15 से 20% बोलते हैं, जो बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। तो मुझे फ़ख्र है कि बताते हुए आप लोगों को कि हमारे सेंटर का कॉम्प्लिकेशन रेट एकदम मिनिमम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। एंड दूसरा ऐसा है कि आपको मैंने बताया ऑर्फन डिजीज़, हमारे सेंटर में कई ऑर्फन डिजीज़ का ट्रांसप्लांट हुआ है एंड मोस्टली सक्सेसफुल। ट्रांसप्लांट जहाँ पे भी हो, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन रेट है, उसके कुछ सक्सेस रेट है। 100% सक्सेस कोई भी ट्रीटमेंट का नहीं होता है। तो इसमें भी 20 to 30% कॉम्प्लिकेशन एंड मोर्टेलिटी बोलते हैं उसको, यानी कि पेशेंट उसके बीमारी से ठीक होकर कभी कभी निकलता नहीं, उसको मोर्टेलिटी बोलते हैं। वो बीमारी के ऊपर है, तो 100% रिजल्ट तो कहीं पे भी नहीं होता है। लेकिन आज की तारीख में कई बीमारियों में, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया है, कुछ ल्यूकीमियास है, उसमें एप्लास्टिक एनीमिया में अगर आप करेक्ट टाइम पर करोगे तो 90%, और अगर ना करो तो 2 सालों का पेशेंट बचेगा नहीं, मोस्टली 6 महीने में ही बचता है, खून ही नहीं बन रहा है ना। सो वो ट्रांसप्लांट की हुई टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट। जहाँ तक कॉस्ट की बात है, इसमें ना 70% ट्रांसप्लांट्स आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं, कोऑपरेट हॉस्पिटल्स में होते हैं, लेकिन बाकी जो है 30% आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स में होते हैं ना। पब्लिक हॉस्पिटल में गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती है, लेकिन यही सपोर्ट स्टेट्स के मुताबिक, हेल्थ जो है ना स्टेट सब्जेक्ट, सो स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स को सपोर्ट करते हैं, और गुजरात स्टेट बहुत ही अच्छा सपोर्ट करता है। बीमारी के मुताबिक ट्रांसप्लांट के हिसाब से वो सपोर्ट करते हैं, एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट इन आवर कंट्री इज गिवन बाय गुजरात स्टेट ट्रांसप्लांट के लिए, और वो पेशेंट्स को उसके लिए फायदा होता है, लाभ होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल का जो कॉस्ट है इसका बीमारी के हिसाब से और टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट के हिसाब से होता है। जैसे ऑटोलॉगस है वो सबसे चीपेस्ट है, उसका एनीवे बिटवीन 8 to 12 lakhs का उसका रेंज है बीमारी के हिसाब से। बीमारी कॉम्प्लिकेटेड है, बीमारी गंभीर है, और उसका जैसे कुछ लिम्फोमास हैं जो कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, उनमें थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे मल्टीपल माइलोमा है, वो बेसिक उसका ट्रांसप्लांट जो कॉस्ट है हमारा एनीवे अराउंड 8 लाख, और कभी कभी उससे कम भी होता है। और उसका जैसे मैं आर्मी में 20-25 साल ट्रांसप्लांट किए, 6 सेंटर खोले हैं, तो उसमें हम लोग ने आर्मी का देखा भी कितना हम लोग फ्री में कर रहे हैं, कितना कॉस्ट पड़ता है। तो उसमें भी अगर आप एक एक करके जोड़ो, उसमें भी आपको 4.5 से 5 लाख तो खर्चा है ही, दवाई और उसके बाद डिस्पोजेबल्स वगैरह जो बोलते हैं। तो
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यही चीज़ें आपको अभी भी, जैसे GCR आई है, वो भी गवर्नमेंट सपोर्टेड है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उधर भी आपको अपना ट्रांसप्लांट के लिए पे करना पड़ेगा। और रेंज यही है, मैंने आपको एक रेंज बताया, तो रेंज उसमें मिनिमम से मैक्सिमम होता है। हैप्लो ट्रांसप्लांट का जो कॉस्ट है वो आपका 15 से 30 तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लिकेशन कितना है, डिजीज़ का क्या स्टेटस है, और बीमारी का गंभीरता कितना है। तो वो कॉस्ट हुआ। और कॉम्प्लिकेशन रेट जो है इसका बिटवीन 20 and 40% रहता है, और ऑटोलॉगस में बिटवीन 2 to 5% होना चाहिए। लेकिन सब हॉस्पिटल में ये आपको मिल नहीं पाता है, बिकॉज टाइम लगता है 2 to 5% पहुँचने में। हम लोग का ऑटोलॉगस में एक्चुअली मोर्टेलिटी में मतलब है ट्रांसप्लांट के दौरान पेशेंट ना बचना। सो हमारा ऑटोलॉगस में 0 मोर्टेलिटी, यानी कि 19 से हम कर रहे हैं, तो आज के तारीख तक ऑटोलॉगस में हमारा मोर्टेलिटी हुआ नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। बाकी में भी जितना ना हो उतना अच्छा है। और टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट पूछा, ये तो बता दिया। और कोई सवाल है? सर आपने मेंशन क्या होते हैं इसके अंदर, और रेशियो क्या है, और किस उम्र में कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशन? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका ये है कि जितना पेशेंट एज ज़्यादा हो उतना कॉम्प्लिकेशन रेट होने की संभावना ज़्यादा है, तो उतना चांसेस ज़्यादा हो। नंबर 1। नंबर 2, डोनर अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड हो वो भी प्रॉब्लम है। हम लोग चाहते हैं कि डोनर जितना यंग हो उतना अच्छा। तीसरा, अगर फीमेल टू मेल हो, यानी कि फीमेल डोनर हो और मेल पेशेंट हो, बहन, माता जी या डोनर फ्रॉम द रजिस्ट्री, अगर फीमेल होगा तो भी रिस्क ज़्यादा है। वो सब कॉम्प्लिकेशन का नाम है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, GVHD। ग्राफ्ट मतलब जहां से आप ले रहे हो स्टेम सेल्स, होस्ट मतलब पेशेंट, डिजीज मतलब वो अटैक कर रहा है। ग्राफ्ट पेशेंट को अटैक करे, वो कहता है कि मेरा बॉडी नहीं है, तो वो सबसे हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम दवाई देते हैं, उसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि उसको ना होने के लिए जो दवाई देते हैं, समझ गए ना। सो GVHD प्रोफिलैक्सिस वो हम लोग कई करते हैं, और हमारे हॉस्पिटल में पिछले 5 साल में हमने इसके ऊपर रिसर्च भी काफ़ी किया है, और हमने एक नया प्रोटोकॉल निकाला है GVHD प्रोफिलैक्सिस के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज इसका आता है हैप्लो ट्रांसप्लांट में, जहाँ 50% मैच है, जहाँ फुल मैच है ये सबसे कम होता है, कोई मैच हो गया, जहाँ मैच कम होता है ज़्यादा GVHD। सो हैप्लो में सबसे ज़्यादा होगा, 50% 60% मैच है। तो उसमें हमने एक नया निकाला रिसर्च करके, उसको पब्लिश भी किया हम लोग ने, और जो हम लोग ने पब्लिश किया वो यूरोपियन जर्नल में पब्लिश हुआ। वो वर्ल्ड में फर्स्ट स्टडी GVHD प्रोफिलैक्सिस के लिए। उसमें हम लोग ने एक नया ड्रग यूज़ किया, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। सो इट इज कॉल्ड GVHD प्रोफिलैक्सिस फॉर ट्रांसप्लांट्स, ठीक है ना। वो आप पूछ रहे थे हमने क्या अलग किया है। और दूसरा हमने बोला कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स का हमने काफ़ी बड़े अच्छे रिजल्ट से ट्रांसप्लांट किया है। और तीसरा है कि हम लोग ना सेल थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, कि ट्रांसप्लांट के बाद पहले ऐसे होता है कि ट्रांसप्लांट अगर फेल हो गया तो फिर से ट्रांसप्लांट करते हैं। तो आज के तारीख में आप क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट फिर से नहीं करते, हम लोग वही सेल डोनर से लेके जो सेल ज़रूरत है ना वो सेल का इस्तेमाल करते हैं, वो OPD में देते हैं। 15-20 ml होता है, OPD में 15-20 दिन में देके पेशेंट चले जाते हैं, सेलुलर थेरेपी करते हैं, पहले उसी चीज़ के लिए फिर से ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये भी नया डेवलपमेंट है, सेलुलर थेरेपी। CAR-T सेल्स नई चीज़ है ना। तो गुजरात स्टेट में जब हम लोगों ने शुरू किया तो ये आया ही था इंडिया में। सो वो CAR-T सेल्स बिल्कुल नई चीज़ है दुनिया में, इंडिया में तो है ही, दुनिया में ही नई चीज़ है, और रिजल्ट उन सबके बहुत अच्छे हैं। और ये उन बीमारियों के लिए जहाँ पे और कोई इलाज है ही, तो आप समझ सकते हो इसका कितना इम्पोर्टेंस कितना है। आई मीन यू कैन से सेकंड लाइफ। ओके सर, आपने जो उसे 16 महीने की है अभी। जब उसे बीमारी ये हुई तो उसके पहले में पता नहीं था, हम दूसरे हॉस्पिटल में दाखिल हुए, तब उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ रहा था।
तो उसकी वजह से उसको मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने फिर उसको हमने फिर सोचा कि हम अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएंगे। हमने लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेलू नायर सर को कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि आपको बोन मैरो टेस्ट करना पड़ेगा, तो उसमें हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसका हमने बोन मैरो टेस्ट करवाया 2 दिसंबर को। तो उसके बाद उसमें थोड़ी कमियां नजर आई ब्लड के अंदर। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आगे हमें उसको डायग्नोसिस करने के लिए थोड़ी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने रिपोर्ट भी करवाई, तो पता चला कि उसे जेनेटिक सिंड्रोम बता रहा था रिपोर्ट में। तो उसके लिए हमने भी सोचा, सर कहने लगे कि आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने फिर उसके लिए थोड़ा मैनेज करके सब बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए उनको कहा, और बाद में हमने 7 जनवरी को उसका ट्रांसप्लांट हुआ। आज 40 दिन हो गए हैं, सब कंप्लीट है। बच्ची खेल रही है, कूद रही है, खा पी रही है, सब कुछ अच्छा है। और उसके लिए हम डॉक्टर वेलू नायर सर और की टीम को हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा स्टाफ सपोर्टिव था कि उन्होंने हमें कोई बात में ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन ना मिला हो। उसके लिए सब सपोर्टिव स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ सब सपोर्टिव था। उसका हाइजीन भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हाइजीन है, सब चीज़ें, सब खाना पीना सब हाइजीन तरह रखे। थैंक यू। મારું નામ દર્શ છે, દર્શ નરેલા। હું 12 વર્ષનો છું। હું અહીંયા ભાવનગરથી મારી મમ્મી પપ્પા સાથે આવું છું। મને થેલેસીમિયા મેજર નામની બીમારી હતી। આ બીમારીમાં મારે દર 1 મહિને બ્લડ ચડાવવું પડતું હતું, અને જેમ જેમ હું મોટો થયો એમ મારે 21 દિવસે પણ બ્લડ ચડાવવું પડતું હતું। અમે બહુ ઘણી હોસ્પિટલમાં ગયા, પછી અમને એપોલો હોસ્પિટલ મળી। એન્ડ ત્યાં અમે 26/11/2024 સ્ટેમ સેલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યું, અને એમાં મારા ડોનર મારા પપ્પા હતા। એન્ડ વેલુ નાયર સર એના ટીમે બહુ સરસ કામ કર્યું, મને સારો કરી દીધો। એન્ડ મને 1 વર્ષ એન્ડ 3 મહિના થયા છે બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, અને હવે બ્લડ ચડાવવાની જરૂર પણ નથી પડી, એન્ડ એકદમ તંદુરસ્ત છું। એન્ડ સુપર થેન્ક્સ ટુ ડોક્ટર વેલુ નાયર સર એન્ડ ધેર હોલ ટીમ। થેન્ક્સ। હું મલ્હાર ગજ્જર છું। હું 20 વર્ષનો છું। મને 2022માં 7 સપ્ટેમ્બરમાં મને ડિટેક્ટ થયું હતું બ્લડ કેન્સર, AML થયું હતું ડિટેક્ટ। તો મને રેગ્યુલર થેરેપીથી મને ક્યોર કરવામાં આવ્યું હતું। તો મને 6 મહિના સુધી મને કંઈ નહોતું, મને બધું ઓકે ચાલતું હતું, સરસ રૂટીનમાં લાઈફ આવી ગયું હતું। પણ પછી 6 મહિના પછી મને રેગ્યુલર રૂટીન ચેકઅપમાં ફરીથી ડાયગ્નોસ થયું AML, અને ડાયગ્નોસ થયા પછી મને ડૉક્ટર વેલુ નાયરને અપોલો હોસ્પિટલ્સમાં રિફર કરવાનું કીધું। તો રિફર કર્યા પછી એક જ ઓપ્શન હતો, બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ। તો બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવા માટે કીમોથેરેપીઝ લીધી અને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યું 1 જાન્યુઆરી 2024માં। તો એ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પછી બી 6 મહિના સુધી બધું જ સારું રહ્યું, સરસ વેઇટ ગેઇન થયું છે, ખાવા પીવાનું બધું સારું થયું છે, આવી ગઈ હતી। બટ પછી 6 મહિના પછી મને ઇન્ફેક્શન થયું CVM અને GVHD, જેનાથી મને અહીંયા સપ્ટેમ્બરમાં 20 સપ્ટેમ્બરમાં મને 2023માં 24માં એડમિટ કરવામાં આવ્યો। તો 2 દિવસ પછી મને ICUમાં વેન્ટિલેટર પર લઈ ગયા। વેન્ટિલેટર પર હું 20 દિવસ સુધી વેન્ટિલેટર પર હતો। એના પછી મને બ્લિસ્ટર્સ થઈ હતા વોટર રિટેન્શનના લીધે હાથમાં અને પગમાં। તો એ બ્લિસ્ટરના લીધે મને પ્લાસ્ટિક સર્જરીઝ કરવામાં આવી છે। તો એ બધું ક્યોર થવા માટે મને ખાસો ટાઈમ લાગ્યો, 6-12 મહિના થયા। પછી અત્યારે મને 2 વર્ષ થઈ ગયા છે, અને ખાસું સારું છે, બધું જ ઓકે છે, રેગ્યુલર રૂટીન આવી ગયું છે, કોલેજ જઉં છું, ભણું છું, અને બધું ઓકે છે। અને સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ડૉક્ટર વેલુ નાયર અને ટીમ સાથે બધાને। સો થેન્ક યુ।